नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 15वां भाग। दीपावली का पर्व निकट आ रहा था। चिटनिस बालाजी आवजी सभा कक्ष वाली अपनी बैठक पर बैठे थे। पर्व के अवसर पर महाराज के रानी वर्ग को जो गहने चाहिए वे सबकी फहरिस्त बनाने में वह व्यस्त थे। बहुमूल्य आभूषणों की यह फहरिस्त स्वयं ही जाकर मुजुमदार नीलोपंत को देनी चाहिए, यह सोचकर वह बैठक से खड़े हुए। अपने कंधे के दुपट्टे को ठीक ठाक किया और वहां उस समय उनके किशोर आयु के दो पुत्र आवजी और खंडोजी भी बैठे थे। बालाजी ने अपने दोनों पुत्रों को सावधान किया और बोले, मैं यह फहरिस्त मुजुमदार को देकर आता हूं, तुम दोनों यहीं रुको, कहीं मत जाना। आवजी और खंडोजी ने सिर हिलाए। उस समय बैठक कक्ष में कोई नहीं था। चौक वाले दरवाजे पर दो सशस्त्र प्रहरी पहरा दे रहे थे। बीच बीच में फर्राश बिछावन बदलने वाले नौकर या झाड़ पोंछ करने वाले नौकर आ जा रहे थे, परंतु उनका ध्यान आवजी और खंडोजी की ओर नहीं गया। सभा कक्ष खाली था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों दीवारों पर चित्रित रामायण और महाभारत की घटनाओं के चित्रों को बड़े ध्यान से देखने लगे। दो चित्रों के बीच में जो खाली स्थान था, वहां ढाल, तलवार, बर्छे, भाले, धनुष, बाण आदि शस्त्रास्त्र शानदार ढंग से सजाए हुए थे। आवजी दोनों भाइयों में बड़ा था। उसका ध्यान गया कलमदान की ओर। न जाने उसके मन में क्या आया। अपने भाई के कान में धीरे से कहने लगा, खंडू, मैं वह पंख की कलम हाथ में लेकर लिख कर देखता हूं, तू जरा ध्यान रखना, कोई आता हो तो झट बता देना। ठीक है, तू लिख, मैं देखता हूं। खंडोजी ने उसके साहस का समर्थन किया। आवजी राज कार्यालय के चिटनिस की उस भव्य बैठक पर जा बैठा और अचरज भरी दृष्टि से देखकर उसने शुतुरमुर्ग के पंख से बनी कलम को उठाया। कांपते हाथों से ही चौकी पर रखे हुए कागज पर लिखने लगा, ओम नमः शिवाय। खंडोजी उसकी ओर कौतुक भरी दृष्टि से देखने में मग्न था। इसी समय युवराज संभाजी अंतःपुर के दरवाजे की ओर से आए और चौखट पर खड़े होकर इन दोनों भाइयों को देखने लगे, पर दोनों तो कहीं और ही खोए हुए थे। इतने में संभाजी के साथ आए हुए अंतोजी, रायाजी, ज्योत्या जी आदि लोगों में से किसी ने जोर से खखारा। आवजी का ध्यान टूटा। उसने सामने जो देखा तो मानो उसे सांप सूंघ गया। वह झटके से खड़ा हो गया, मुजरा करना भी भूल गया। हाथ में पकड़ी हुई कलम भी न जाने कब गिर पड़ी थी। उसके जी में आ रहा था बैठक पर से छलांग लगाकर भाग खड़ा हो। खंडोजी की स्थिति कुछ भिन्न थी। अभी कुछ देर पूर्व वह जिस स्तब्ध भाव से चित्र देख रहा था, उसी तरह चित्रवत बना हुआ वह संभाजी को एकटक देखे जा रहा था। संभाजी ने अपने साथ के लोगों को वहीं रोक दिया और वे स्वयं धीरे धीरे बैठक की ओर बढ़े। अब बैठक पर खड़े आवजी को काटो तो खून नहीं। खंडोजी जरा होश में था, सो उसने लपक कर युवराज के पैर पकड़ लिए। संभाजी ने आवजी का लिखा कागज उठाया, पढ़कर देखा। लिखा था, ओम नमः शिवाय। लेखन प्रारंभ करते समय प्रथा के रूप में ये शब्द लिखे जाते हैं, परंतु आज संभाजी को इन शब्दों का निराला ही अर्थ प्रतीत हो रहा था। इन शब्दों से उनके मुख का हर्ष का भाव खिल उठा। संभाजी ने नीचे गिरा हुआ वह पंख उठाया और स्याही की कुप्पी में डुबोया। फिर उन्होंने भी वही मंत्र स्वयं लिखा, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के शिव ने उन्हें आबा साहब की याद दिला दी। महाराज उस समय सूरत की ओर गए हुए थे और वहां उन्होंने लूटपाट और तहलका मचाया हुआ था। ओम नमः शिवाय के नीचे संभाजी ने लिखा, तुलजा भवानी प्रसन्न। संभाजी ने कलम कलमदान में रखकर एक बार दोनों हस्ताक्षरों को ध्यानपूर्वक देखा। फिर आवजी की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारी लिखावट तो हमसे भी अधिक प्यारी है। कौन हो तुम? यहां क्यों बैठे हो? आवजी अब जरा संभला, फिर भी बोल नहीं पाया। खंडोजी ने हिम्मत दिखाई,
बोला, हम चिटनिस जी के पुत्र हैं। इसका नाम है आवजी और मैं हूं खंडोजी। बैठो आवजी, बैठक पर बैठो। संभाजी ने आवजी को चिटनिस की बैठक पर बैठने का संकेत दिया। आवजी अभी बैठा ही था कि इतने में बालाजी भी भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने जो देखा कि आवजी बैठक पर बैठा है तो उनके भीतर की सांस भीतर और बाहर की बाहर रह गई। वह लपके कि आवजी के कानों में फुसफुसाकर उसे हटने को कहें, परंतु संभाजी ने उनका इरादा जानकर उन्हें रोका। हंसकर कहने लगे, चिटनिस काका, बैठने दो उसे। जैसे तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है वैसे ही इसकी भी है। इन्हें भी पंख की कलम से लिखना सिखाओ। संभाजी मुड़े और बिल्कुल महाराज की ही शैली वाली चाल से चलते हुए अंतःपुर में चले गए। उनके अंगरखे की पीठ पर कलाबत्तू के गोल गोल बूटे बने हुए थे। स्तब्ध खंडोजी की आंखें उन्हें देखकर चौंधिया सी गई। उस अवस्था में भी उसने युवराज को मुजरा किया। आज दुर्ग की तोपें दंदना रही थी। महाराज के स्वागत में तोपे, नगारे, डंके और रणसिंगे भी बज उठे थे। आज महाराज एक सफल अभियान के बाद राजगढ़ लौट रहे थे। दूर तक दौड़ लगाकर इस बार उन्होंने मुगलों का सूरत शहर बेसूरत कर दिया था। वगी दंडोरी के जंगली मैदानों में शाही सरदार इखलास खां और दाऊद खां की फौज को नाको चने चौवाए थे। बरार की एक समृद्ध व्यापारी मंडी कारंजा नगर उनके खास मावली के प्यार का शिकार बना था। सालेरी के खुले मैदान में दुश्मन को परास्त करके वहां के किले पर मराठा जरी पताका का भगवा निशान लहरा दिया था। बागलान, बरार और खानदेश के खास मुगलिया इलाकों में उधम मचाकर वे आज विजयी होकर लौट रहे थे। अभियान पर जाते हुए किल्तान, बारदाने की खुर्जियां, थैलियां खाली थी और अब उन भरी थैलियों के बोझ से घोड़ों की कमरें झुकी जा रही थी। पहले भी एक बार महाराज इन्हीं सब प्रदेशों में पराक्रम दिखाकर लौटे थे, परंतु इस बार के पराक्रम की शान निराली ही थी। प्रताप राव सिलिम्बकर, किलेदार सुभान जी, बालाजी, अन्ना जी, नीलोपंत, ये लोग राजगढ़ से पालकी लेकर नीचे तलभूमि में आए खड़े थे। महाराज पालकी में बैठकर अपने अभियान के साथी प्रताप राव गुजर, मोरोपंत, येसाजी आदि कई सरदारों के साथ ऊपर किले में आ गए। जीजाऊ और संभाजी ने ऊपरी कोट के मुख्य द्वार तक आकर उनकी आगवानी की। संभाजी ने देखा कि इस बार महाराज के मुखमंडल पर एक निराला तेज झलक रहा था। घोड़ों पर बैठकर निरंतर दौड़ते रहने से उनके मुख की आभा पके हुए कोकम्ब फल की तरह जैसी हो गई थी। संभाजी ने झुककर महाराज के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें उठाते हुए महाराज ने उनकी आंखों में झांका तो उन्हें अकस्मात सूरत शहर के एक चित्रकार की याद आ गई। वे संभाजी से हंसकर बोले, शंभू राजा, सूरत की ऐन भाग दौड़ की गड़बड़ी में भी सूरत के एक अंग्रेज चित्रकार ने हमारा चित्र बनाया था। किसी किसी को चित्रकला में सचमुच कमाल हासिल होता है। तुम हमारे साथ होते तो तुम भी देख पाते। सुनकर संभाजी के मन में उत्तर का भाव आया। वह गोरा चितेरा कितना भी कुशल क्यों न रहा हो महाराज साहब, परंतु आपके मुख पर अब जो कोकम फलों की सी आभा खिल रही है उसे ज्यों का त्यों वह भी नहीं उतार पाता। महाराज को राजगढ़ में लौटे एक पखवाड़ा बीत गया था। इस बार के अभियान की लूट में जो माल मिला था उसे वर्ग या श्रेणियों में विभाजित करके भांडार में रख दिया गया था। घायल सवारों की चिकित्सा में वैद्यगण व्यस्त थे और पशु वैद्य घायल घोड़ों का इलाज कर रहे थे। माघ मास की एकादशी का दिन मावल देश के लिए महत्व का था। आज राजगढ़ के सभागृह में सम्मान दरबार आयोजित था। युद्ध में आहत वीरों का दरबार में सम्मान किया जाना था। ऊंची बैठक पर महाराज, राजमाता जीजाऊ, राजपुत्र संभाजी विराजमान थे और नीचे मोरोपंत, अन्ना जी, बालाजी, येसाजी, प्रताप राव, नीलोपंत, नीराजी राव जी, रघुनाथ भट्ट और दत्ताजी त्रिमल विनयपूर्वक खड़े थे। चिक के पीछे रनिवास की रानियां
सोयराबाई, पुतलाबाई, काशीबाई, महाराज की पुत्रियां सखुबाई और अंबाबाई, पुत्रवधू येसुबाई और धाई मां धाराऊ बैठी थी। राजसभा की प्रथा के अनुसार पहले हल्दी रोली की चंगेरी महाराज के सामने लाई गई। महाराज ने उसमें से चुटकी भर हल्दी रोली राजसभा की अधिष्ठात्री देवी के नाम पर बिखेर दी। फिर सम्मान के अधिकारी आहत वीरों की ओर एक बार दृष्टि फेरकर उन्होंने चिटनिस बालाजी आवजी की ओर देखा। बालाजी ने आज के दरबार का उद्देश्य प्रस्तुत किया। मातुश्री मां साहिबा की असीम कृपा से सरकार बहादुर ने इस बार मुगलिया प्रदेश में बागलान, बरार, खानदेश और सूरत तक दूर दूर तक की मुहिम की। चुने हुए खास पैदल सैनिक और घुड़सवार सेवा में साथ लिए थे। उन्होंने मुहिम के निश्चित उद्देश्य में पूर्ण सफलता पाई है। इस मुहिम में जिन वीरों ने वीरता दिखलाई है और जो बहादुर घायल हुए हैं, आज उनका यथोचित सम्मान किया जाएगा। जो सूरमा युद्ध में काम आए हैं, उनके उत्तराधिकारियों को भी आज सम्मानित किया जाएगा। इसीलिए इस आहत सम्मान दरबार का आयोजन किया गया है। इस कारण श्रीयुत श्रीमान बालाजी एक एक नाम का उच्चारण करने लगे। महाराज उन सबको कड़े, मुहरे, तोड़े, सम्मान वस्त्र आदि देकर सम्मानित कर रहे थे। सब सम्मान उपक्रम समाप्त होने के बाद बालाजी झुककर 5 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। महाराज द्वारा किया गया वीरों का यह महान गौरवपूर्ण सम्मान और महाराज की गुण ग्राहकता को देखकर सारा दरबार अभिभूत हो गया था। स्वयं महाराज के हाथों से पाई वस्तुओं की ओर वे अभिमान पूर्वक देख रहे थे। कुछ क्षण इसी प्रकार बीते। महाराज ने जीजाऊ की ओर देखा और मुस्कुराहट की एक हल्की रेखा उनके होठों पर लहरा गई। बुढ़ापे ने जीजाऊ के चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं अब काफी गहरी चित्रित कर दी थी। हंसी की यह लहर इन्हीं झुर्रियों में कहीं खो गई। महाराज बैठक से उठे और सारे दरबारी जनों को अपने मन का प्रयोजन कह सुनाने लगे। भद्रजनों, आहत वीरों के सम्मान के लिए आयोजित यह दरबार तो अब समाप्त हो चुका है। अब हमारे खड़े होने का प्रयोजन भिन्न ही है। महाराज थोड़ी देर रुके और संभाजी की ओर एक बार देखकर फिर कहने लगे। उत्तर देश से मिर्जा राजा जयसिंह आया है। उसने हमारे फर्जंद संभाजी को वस्त्राभूषण और हाथी देकर सम्मानित किया है, उन्हें मनसब दी। आगरा में बादशाह औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार में रत्न जटित कटार भेंट की। शहजादे शाह आलम ने औरंगाबाद में उन्हें हाथी और सम्मान वस्त्र देकर सम्मानित किया। केवल हम ही एक ऐसे रहे कि आज तक उन्हें कुछ भी देने का अवसर ही नहीं आया। इसीलिए मां साहिबा के और आप सबके सम्मुख हम आज कुछ कहना चाहते हैं। आज से हम अपने फर्जंद संभाजी को स्वतंत्र रूप से कामकाज करने का अधिकार प्रदान करते हैं। उन्हें राजमुद्रा, कटार और राजवस्त्र भेंट में दे रहे हैं। महाराज ने थोड़ी देर ठहर कर अपने मंत्री और अधिकारियों की ओर एक विशेष उद्देश्यपूर्ण दृष्टि फेरी। आज से संभाजी इस प्राप्त अधिकार के अनुसार पत्रों पर अपनी मुहर लगा सकेंगे। राजकीय आदेश, निर्णय, करारनामा और खलीतों पर अपने हस्ताक्षर कर सकेंगे। उनकी खिदमत के लिए हम श्री महादेव यमा जी को व्यक्तिगत सहायक मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। चिटनिस और मुहर्रिर के काम के लिए वृत्त लेखक परशुराम को नियुक्त करते हैं। राज कार्यालय के व्यवस्थापक श्री धर्मराव निम्बालकर सभी बातों में उनकी आवश्यक सहायता किया करेंगे। आज से राजकुमार संभाजी मुद्रा और अधिकार संपन्न युवराज बन गए हैं। महाराज का एक निजी राज कर्मचारी एक तबक सामने ले आया, जिसमें मुद्रा, कटार, वस्त्र और एक मयान में बंद तलवार रखी थी। महाराज ने तलवार उठाई और संभाजी से कहा, युवराज संभाजी, दरबार में सामने आओ। संभाजी अत्यंत विनम्रता से उनके निकट आए। चिक के पीछे से येसुबाई टक लगाए देख रही थी। उन्होंने देखा महाराज ने स्वयं अपने हाथों से तलवार के मयान की भगवे रंग की डोरियां युवराज के कमर में बांध दी। फिर महाराज ने संभाजी के कंधे पर तह किए हुए वस्त्र रखे। थाली में से
थोड़ी हल्दी रोली लेकर संभाजी के माथे के शिव तिलक पर मल दी। संभाजी ने उन्हें तथा जिजाऊ साहिबा को प्रथानुसार नमस्कार किया। महाराज ने उन्हें ऊपर उठाया और वे सब बाहर जाने लगे। संभाजी का एक हाथ जिजाऊ ने और दूसरा हाथ महाराज ने थामा हुआ था। दोनों के बीच युवराज संभाजी चल रहे थे। भोसले कुल की स्त्री मूर्ति को मुजरा करने के लिए समस्त मंत्री और दरबारी लोग कमर तक झुक पड़े। सारे दरबार में केवल एक ऐसी स्त्री थी जो झटके से खड़ी हो गई थी। रानियों की बैठक में बैठी सोयरा बाई थी वो। उन्होंने किसी की ओर न ताका न निहारा। अपने पीछे खड़ी चंद्रा दासी से वे बोली, चंद्रा चल चले यहाँ से, महल में हमारे राम राजा अकेले ही हैं। जाने की हड़बड़ी में वे यह देखने को भी न ठहरी कि चंद्रा पीछे आ रही है या नहीं। वे झटपट अपने महल की ओर चली जा रही थी। उनकी तेज चाल के कारण साड़ी का जरीदार झोल नीचे भूमि पर घसीटता हुआ जा रहा था। धाराओं ने यह देखा और उसके माथे पर सिकुड़न आ गई। संभाजी युवराज बन गए। सारा दरबार उन्हें मुजरा करता था। ये रानी जी गुस्से में जलती भूनती महल की ओर क्यों निकल गई? भवन निर्माण विभाग के प्रधान आबाजी पंत ने रायगढ़ के किले से महाराज को राजगढ़ में संदेशा भेजा। महाराज सरकार ने चाहा था वैसा ही सुंदर शानदार गढ़ बनकर तैयार है। महाराज इस रायगढ़ दुर्ग में पधार कर एक बार देख ले। हम कारीगरों की शिल्प कृति को अपने चरण धूलि से धन्य करें। निर्माण की किसी त्रुटि अथवा अभाव को बतलावे। हम सेवक सेवा के लिए तत्पर हैं। संदेश मिलते ही महाराज युवराज संभाजी और अन्य चुनिंदा लोगों के साथ रायगढ़ पहुंचे। कारीगरों ने इंद्र की अलकापुरी के समान रायगढ़ दुर्ग सजाया हुआ था। कलाकारों ने महाराज की कल्पना से भी 10 गुना सौंदर्य इस दुर्ग में भर दिया था। ऐसा प्रतीत होता था किसी चांदनी रात में स्वर्ग से कुछ कलाकार इस पर्वत की चोटी पर उतारे हों और सुडोल पत्थरों की विविध मोहक आकृतियां बनाकर उड़ गए हों। रायगढ़ के निर्माण और श्रृंगार से महाराज अतीत प्रसन्न हुए। वे रायगढ़ वापस आए और राज ज्योतिषी तथा कुलोपाध्याय प्रभाकर भट्ट से सलाह ली। महाराज के राजगढ़ छोड़कर रायगढ़ के नूतन दुर्ग में प्रवेश करने के लिए एक शुभ मुहूर्त खोजा गया। महाराज राजगढ़ को नई राजधानी बना रहे हैं, यह समाचार स्वयं ही गुंजन मावल प्रदेश में फैल गया। श्रद्धालु कुर्मी किसान प्रजा गुट बना बनाकर राजगढ़ आने लगी, भोसले कुल के राज परिवार का दर्शन पाने। कहा जाता है कि मक्खियां निकट आ रहे भूकंप की आहट पा लेती है और तुरंत ही कपार कोटरों में लटकते उनके छत्ते में हलचल मच जाती है। राजगढ़ के सभी निवासियों के मनों में भी ऐसी ही एक आहट पा ली थी। महाराज हमारे राजगढ़ को सूना बनाकर जा रहे हैं। सबके मन घोर उदासी में डूब गए। राजधानी बदलने का उपक्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कोषागार के हीरे जवाहरात भरे पिटारों की मुहर लगाई गई और वे पिटारे सशस्त्र सैनिकों के पहरे में आगे भेज दिए गए। संभाजी के मन में मुहर बंद होकर जो स्मृति रूप हीरे मोती थे, किसी अज्ञात हाथों ने आकर उस स्मृति कोश की मुहरें तोड़ डाली। वे गत काल की स्मृतियां दोहराते हुए कभी तैरने के तालाब पर, कभी मलखंभ के अखाड़े के पास, कभी कालेश्वरी देवी के मंदिर की गुमटी में, तो कभी होली के मैदान में कितने ही देर अकेले घूमने लगे। दुर्ग के दफ्तर खाने के कागजों का गट्ठर मावले लोग सिरों पर ढो ढो कर तल भूमि में ले जाने लगे। साथ ही संभाजी के मन के दफ्तर खाने के न जाने कितने हस्तलिखित कागज किले की तेज हवा ने इधर उधर उड़ा दिए। वे कभी किले के मुख्य चौक में, तो कभी संजीवनी माची पर, कभी सुरंग की सीढ़ियों पर, तो कभी भगवा जरी पताका के चौथरे पर और कभी दशहरा चौक के खुले आंगन में बावले से बनकर खामोशी से घूमने लगे। सेवकों ने वस्त्रागार के जरीदार बहुमूल्य वस्त्रों की गठरियां बांध ली, परंतु उसे देखकर संभाजी के अंतर में छुपे आगार में कितनी ही बीती घटनाओं के वस्त्र लहराने लगे। वे बस अकेले घूमते रहते थे।
कभी माँ साहिबा के खास महल में, कभी आबा साहब के बैठक वाले महल में, कभी देव मंदिर में विराजमान अष्टभुजा जगदम्बा के सम्मुख, और कभी रनिवास के झूलते लहराते पर्दों से उनकी यादें जा टकराती थी। शस्त्रागार के भाले, तलवार, कटार, ढाल आदि शस्त्र घोड़ों की पीठ पर लाद दिए गए। संभाजी के मन रूपी शस्त्रागार में विचारों के शस्त्र परस्पर टकरा कर झंझना उठे। धन्यवाद।